हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ठीक है, टीचर ज्यादा कहते हुए ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में। हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, कि नर जनन अंग क्या है, किस जगह होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट का क्या क्या काम होता है। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ा हमने, मादा जनन अंग अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से फिर किस तरीके से उसमें अंडवाहिनी निकलती है, गर्भाशय क्या होता है, किस जगह होता है। ठीक है, और भी मादा जनन अंग के हमने अलग अलग पार्ट्स को पढ़ा। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, आज के हमारे टॉपिक है युग्मक जनन। ठीक है, क्या करेंगे आज हम, युग्मक जनन और साथ में क्या, आर्तव चक्र रजोधर्म। ठीक है, तो बेटा जैसे हेडिंग है हमारा क्या, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, युग्मक का बनना। ठीक है, अब युग्मक भी इसमें कौन कौन से बनेंगे, जैसे नर युग्मक और साथ में क्या बनेगा, सॉरी साथ में तो नहीं बोलना ठीक रहेगा, मादा के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक को बच्चों क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, तो किस तरीके से शुक्राणु बनता है नर में और किस तरीके से अंडाणु बनता है मादा में। ठीक है, तो आज हम यही प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया। ठीक है, कि कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं, युग्मक बना रही हैं। ठीक है, युग्मक नर में शुक्र जनन होता है, मादा में अंड जनन होता है। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु का बनना, अंड जनन का मतलब होता है अंडाणु का बनना। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, युग्मक जनन। ठीक है, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कि अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन क्या है कि वृषण में स्थित जो टेस्टिस है या वृषण है, उसमें क्या है कि द्विगुणित जननिक एपिथेलियम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वृषण। ठीक है, वृषण में क्या है, कौन सी कोशिकाएं दी हुई है यहाँ पे, कि जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं, जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि वृषण में जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं हैं वो, स्पर्मेटोगोनिया। हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा कौन सा डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि इससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रक्रियाएं होंगी, समझे, तो उसके द्वारा क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अर्ध सूत्री
विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, शुक्र जनन। शुक्र जनन हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्रोसेस को कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर क्या है कि इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, शुक्राणु प्रसूत या स्पर्मेटेड का बनना। 1 पॉइंट समझ में आया, शुक्राणु प्रसूत या स्पर्मेटेड का बनना। और दूसरा क्या है कि स्पर्मेटेड का शुक्राणुओं में रूपांतरण। समझे मेरी बात, कि सबसे पहले क्या है कि शुक्राणु प्रसूत किस में बन रहे हैं, स्पर्मेटेड में, और फिर स्पर्मेटेड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुक्राणुओं में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र जनन। तो दो प्रक्रियाओं में ये शुक्र जनन खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या पार्ट दिया हुआ है, शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये शुक्राणु जन है, इसी के अंदर क्या है, सर्टोली कोशिकाओं है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब इसी में ये क्या है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, फिर क्या बन रहा है इसमें, द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक है, फिर क्या बना, शुक्राणु प्रसूत, और फिर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु प्रसूत और साथ में क्या हुआ, शुक्राणु प्रसूत का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, शुक्र जनन नलिकाओं के आरेखित काट का दृश्य। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, अब इसको डिवाइड किया गया है, किस चीज को, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को कैसे डिवाइड किया गया है। पहला देखो कि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, 3 में डिवाइड किया गया है, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन। ठीक है, अब देखिए गुणन प्रावस्था क्या है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो जननिक एपिथेलियम है, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई। ठीक है, जननिक, और दूसरी कोशिकाओं से थोड़ा सा अलग है। तो जब ये आकार में बड़ी हो गई, हमने इन्हें क्या बोला, इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए क्या है, जननिक एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पर है ये जननिक एपिथेलियम की क्या हुआ कि कुछ कोशिकाएं में आकार में बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं क्या हुई, ऐसे कुछ आकार में बड़ी हो गई, ये हमने बना दिया आकार में बड़ी। अब क्या हुआ कि इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। क्या बोला गया इसको, प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है, इसको बोला। अब क्या हुआ कि इसमें कई बार समसूत्री विभाजन हुआ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है इसके अंदर, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन, और इसके फलस्वरूप क्या बना, शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पे कौन सी कोशिका बनी, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, शुक्र जनन कोशिका
कोशिका को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। हम इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो समसूत्री विभाजन की प्राथमिक जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका और स्पर्मेटोगोनिया। इतना बात क्लियर? इतना हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अगली फेज कौन सी आई है? नेक्स्ट फेज इज वृद्धि फेज, ग्रोथ फेज। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया जो है ना वो वृद्धि करके, ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया बन रही है, स्पर्मेटोगोनिया बन रही है ना। अब स्पर्मेटोगोनिया ही क्या कर रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि स्पर्मेटो, ऐसे लिख लिख के करोगे ना तो याद रहेगा। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूं कि स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके अब इसने क्या बनाया? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है? देखिए यहाँ पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, या हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद में क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखिए, जब प्राइमरी की जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होने पर क्या बने? दो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है और दूसरे चरण में क्या देखेंगे कि 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। कौन सी फेज है ये? मैचुरेशन फेज है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? ये देखिए, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। योग सबसे पहले क्या बनी? शुक्राणुजन। शुक्राणुजन बेटा, ठीक है, शुक्राणुजन में क्या हो रहा है? सूत्री विभाजन। तो क्या बना? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, क्या बना बच्चों? शुक्राणुजन। शुक्राणुजन से क्या बन रहा है? सूत्री विभाजन के बाद में प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो जननिक एपिथीलियम है ना, इस जननिक एपिथीलियम में आप इसको कह सकते हो कि पहले इसमें क्या होगा? पहले इसमें होगा सूत्री विभाजन। ठीक है, 1 मिनट बेटा। ठीक है, ये है ना स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? शुक्राणुजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना स्पर्मेटोगोनिया, पहले इसमें होगा बेटा सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन के बाद में जो भी बना प्राइमरी oocyte बनेगा, सॉरी oocyte नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? देखिए, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। तो यहाँ पर सूत्री विभाजन के बाद में बना क्या? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं।
ठीक है, फिर इसमें शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया और ये इस तरीके से। आई होप क्लियर हुआ होगा सूत्री विभाजन के बाद में। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर भी कि सबसे पहले समसूत्री विभाजन, ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिका, समसूत्री विभाजन, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है। फिर ये देखिए शुक्र, अब इस डायग्राम को समझो आराम से। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले यौवन और आरंभ में कौन सी कोशिका बनी है, शुक्राणुजन। इस शुक्राणुजन में क्या हुआ, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के बाद में क्या बना, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से क्या बना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। तो पहला कौन सा विभाजन हुआ, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, फिर इसमें कौन सा हो रहा है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और फिर क्या बना, शुक्राणु प्रसु, और फिर ये क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, देखो जो शुक्राणु जन है ना, ठीक है, शुक्राणु जन, इसमें ही कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, शुक्राणु जन में। और बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर क्या है बेटा कि वृषण में, ठीक है, वृषण में क्या है, अपरिपक्व, ठीक है, नर जन्म कोशिकाएं समझे। वृषण में क्या है, अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, शुक्राणुजन। ठीक है, और हम इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। समझे मेरी बात? और हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम, और एक ये सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है, लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहे, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, शुक्राणुजन। समझे? अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब इसी में हमने क्या देखा, शुक्राणुजन अपरिपक्व है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या, शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन को हम क्या बोलेंगे, शुक्र जनन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। समझे, द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो वृषण में उपस्थित नर जन्म कोशिकाएं, मतलब शुक्राणु जन, कौन सी प्रक्रिया कर रही है, शुक्र जनन। ठीक है, और इसके द्वारा वो क्या कर रही है, इसके द्वारा क्या कर रही है बच्चों, क्या कर रही है, शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु उत्पन्न करती है। समझे, अपरिपक्व क्या है, नर जन्म कोशिकाएं, शुक्राणु जन। ठीक है, इनसे शुक्राणु पैदा हो रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है, क्या लिखेंगे, किस टाइम शुरू होती है, किशोरावस्था
के समय शुरू होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, शुक्र जनक नलिकाओं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है कि यहाँ पे कि भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन, क्या है यहाँ पर, शुक्राणुजन। ठीक है, ये शुक्राणुजन में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। अब याद रहेगा आपको, शुक्राणुजन में क्या है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, द्वारा क्या हो रहा है, ठीक है, कि समसूत्री विभाजन द्वारा क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते हैं, और प्रत्येक शुक्राणुजन क्या है, द्विगुणित होता है। तो ये क्या है, ये है द्विगुणित। समझे मेरी बात, द्विगुणित होता है, और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। तो कई में तो क्या हुआ, कुछ शुक्राणुजन में समसूत्री विभाजन, और कुछ शुक्राणुजन में कई बार क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी हो जाता है। तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये शुक्राणुजन है, ठीक है, तो कई बार सूत्री विभाजन और कई बार समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे फिर से देखिए कि कुछ देखिए शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, जिससे क्या बना, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और फिर अब इसमें क्या हो रहा है, प्राथमिक, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, और फिर क्या बन गया, शुक्राणु प्रसू। या अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि शुक्राणुजन में सूत्री विभाजन हो रहा है, और फिर उसी में उसमें जिसमें सूत्री विभाजन हुआ, फिर उसमें आगे क्या बन रहा है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पर कि जो देखिए अचल गोलाकार शुक्राणु प्रसू, ठीक है, अभी शुक्राणु प्रसू क्या है, इस डायग्राम में देखो आपको दिखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये गोलाकार दिखा आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये गोलाकार शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण होकर शुक्राणु में बदल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोलाकार संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये गोलाकार संरचनाएं किसमें परिवर्तित हो रही है, शुक्राणु में परिवर्तित हो रही है। देखिए आपको ये, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये शुक्राणु में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु प्रसू का शुक्राणु में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। अब देखो, एक शुक्राणु की अगर हम संरचना देखें तो उसमें कौन कौन सा भाग है, ये देखिए आगे शीर्ष, हेड, ये देखिए शीर्ष है, ये ग्रीवा, नेक है, ठीक है, फिर क्या है, ये मध्य खंड, ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर पूंछ, टेल है, ठीक है, और यहीं पर क्या लगे हुए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस भी इसको कहते हैं, और ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए हेड को अगर हम समझे तो क्या है कि इसमें गुणसूत्र में ऊपर आगे की साइड, ये देखिए ये अग्रपिंडक, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। निषेचन के समय अंडाणु झिल्ली को नष्ट करता है। ठीक है, कि जैसे ही शुक्राणु जो है वो किस पे लगा, अंडाणु पर,
जाके लग जाता है ना, जब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो उस टाइम क्या करता है कि जो अंडाणु के ऊपर झिल्ली है उसको नष्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं, शुक्राणुओं को गति दे रहे हैं। और टेल क्या है, लंबा भाग है, ठीक है, जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हेड है, शीर्ष है, ये नेक है, ये टेल है, और इस पर क्या लगे हुए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया लगे हुए हैं जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और एक्रोसोम क्या कर रहा है, जैसे ही जाके अंडाणु पे लगा उसकी भित्ति को क्या करता है, खत्म कर देता है। फिर क्या देखे यहाँ पर, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा शुक्राणु जनन, मतलब किस तरीके से शुक्राणु बनता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका या ऊगोनिया, इसको भी लिख लिख के करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने बना दिया कि अंडाशय, इसके अंदर क्या है, अंड मात्र कोशिका, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। बात समझ में? अंड मात्र कोशिका या ऊगोनिया क्या है, ये द्विगुणित, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इससे क्या बन हो रहा है, अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है, द्वारा अगुणित परिपक्व मादा। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं क्या, अगुणित, ठीक है, अगुणित मादा युग्मक, मादा युग्मक का बनना क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंड जनन, ठीक है। तो अंड मात्र कोशिका या ऊगोनिया, इससे क्या बन रहा है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बन रहा है, अगुणित मादा युग्मक। अब इसमें क्या आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, इस प्रक्रिया में। तो देखिए इस प्रक्रिया में अंडाणु का निर्माण हो रहा है और साथ में परिपक्व भी हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे संपन्न होती है, ये ग्राफी पुटिकाओं में संपन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अंड प्रजनन की शुरुआत, देखिए जब फीमेल चाइल्ड, जब गर्ल चाइल्ड, जब लड़की अपनी माँ के यूट्रस में होती है, अपनी माँ के गर्भ में होती है, ठीक है, फीटस की अवस्था में होती है, तो उसी टाइम में क्या शुरू हो जाता है, अंड प्रजनन शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब अब एक जोड़ा अंडाशय है ना, तो प्रत्येक अंडाशय के भीतर लगभग 2 मिलियन अंड मात्र कोशिकाएं या अंड जननी कोशिकाएं बनती हैं। क्या बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के भीतर क्या बन रहे हैं, 2 मिलियन, ठीक है, अंड मात्र कोशिका, क्या है, अंड मात्र कोशिका या अंड जननी कोशिकाएं, ठीक है। बात समझ आई कि अंडाशय, अंडाशय के अंदर 2 मिलियन अंड मात्र कोशिका या अंड जननी कोशिकाएं
बनती है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, एग, मदर सेल और oogonia। फिर क्या हुआ, जब ठीक है, अब गर्ल चाइल्ड का क्या है, जन्म हो गया, तो अंड जननी का निर्माण और उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। जो कुछ होना होता है जब वो फीटस अवस्था में होती है, अपनी माँ के गर्भ में होती है, उसी टाइम हो जाता है। जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। फीमेल में काफी सारे डिफरेंस है मेल के कंपैरिजन में। अब क्या हुआ इसमें, ठीक है, कि अंड जननी विभाजित होकर, ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा क्या, अंड जननी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, विभाजन। क्या बना रही है, प्राथमिक अंडक। ठीक है, प्राथमिक अंडक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, समझ में आया, ये प्राइमरी oocyte बनाया और ये अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था वन में प्रविष्ट होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, इसको भी विभाजित किया गया है। कैसे, पहला है क्या, अर्धसूत्री विभाजन 1, ठीक है, और दूसरा क्या है, अर्ध सूत्री विभाजन 2। 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है ना ये। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ किस पे जा रहे हैं, पूर्वावस्था 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए कि पूर्वावस्था 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है, इस कंडीशन पे थोड़ा रहती है। ठीक है, तो अंड जननी विभाजित होकर प्राथमिक अंडक, अब उसमें क्या हो रहा है, वो भी अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था 1 में है। अब क्या हुआ इसके बाद में कि प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत है। अब इन्होंने क्या बना लिया, प्राथमिक पुटक। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई। अब इस प्रक्रिया के बाद में क्या बन रहा है बेटा, प्राथमिक पुटक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। प्राथमिक पुटक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ इसके बाद में कि एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता रहता है, मतलब खत्म होती रहती है। ठीक है, तो अब इसलिए क्या हुआ कि यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष रहते हैं। समझे, तो प्राथमिक पुटक बनने शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही छोटी बच्ची यंग एज में आती है, यौवनावस्था में आती है, प्यूबर्टी वाली एज में आती है, क्योंकि वो पुटक जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और कितने पुटक रह जाते हैं फिर, ठीक है, कितने रह जाते हैं बेटा, दीज आर 60,000 से 80,000। ठीक है, कितने प्राथमिक पुटक। शेष रह जाते हैं। ठीक है, 60,000 से 80,000 यौवनारंभ तक। फिर इसके बाद क्या हुआ इसमें कि प्राथमिक पुटक
कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है उनके अंदर, ये देखिए, ये मैंने बनाया क्या, ये सपोज ये प्राथमिक पुटक है, इसमें कणिका और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ऐसे परत बना रहे हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या है, ये कणिका मय। ठीक है, और मैंने क्या बना दी, परत, ऐसे। ठीक है, और तथा एक और नए प्रावृत थीका दर से घिर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। अब धीरे धीरे प्राथमिक पुटक किसमें परिवर्तित हो गया, द्वितीय पुटक में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, प्राथमिक पुटक किसमें कन्वर्ट हो गया, द्वितीय पुटक में, जिसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और अब ये द्वितीय पुटक, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, तृतीयक पुटक में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे मैंने ये संरचना बनाई, ये टर्शियरी फॉलिकल है, और इसके अंदर क्या है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंतर प्रावरक और बाहर प्रावरक, ठीक है, इसी में और संरचनाएं बन रही हैं कि जैसे एक यहाँ पे संरचना बन गई, एक बाहर संरचना बन गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि अंतर प्रावरक और बाहर प्रावरक। ठीक है, ऐसे ऐसे संरचनाएं बन रही हैं। ठीक है, तृतीय पुटक में। अब क्या हो रहा है इसके बाद में बेटा, कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडा के आकार में वृद्धि होती है। तो ये मान लीजिए तृतीय पुटक है, और इस तृतीय पुटक के अंदर क्या बन गया, प्राथमिक अंडक। ठीक है, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो क्या कंप्लीट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद में क्या है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु ध्रुवित पिंडक की रचना होती है। समझे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब क्या बन रहा है। ये देखिए द्वितीयक, इससे ये बना क्या, द्वितीयक अंडक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। समझे, ये भी एन है, याद रखिएगा, ये भी हैप्लॉइड है। तथा दूसरा क्या बना, प्रथम ध्रुविक पिंडक, प्रथम ध्रुवीय पिंडक। ठीक है, और द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव की मात्रा को संचित करता है, क्योंकि द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक से बना है ना, तो उसका जो भी पोषण वोषण था वो सब द्वितीयक में चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो ये प्राथमिक ध्रुवीय पिंड है ना, अधिक विभाजन होता है, और या इसका और विभाजन हुआ, ये खत्म हो गया, ये अभी तक अज्ञात है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इसका नहीं पता चलता होता क्या है।
ठीक है। अब तृतीय पुटक आगे चलकर, अब ये सब तृतीय पुटक में ही हो रहे हैं, क्या बना लिया उसने, आगे चलकर परिपक्व पुटक ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बना लिया, फॉलिकल ग्राफिक पुटक बना लेता है, ठीक है, तृतीय पुटक ने। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या कि तृतीयक पुटक, इसने क्या बना दिया, ग्राफी पुटक, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या है, जो ये अंडक बना, ठीक है, ये देखिए द्वितीय अंडक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपने चारों ओर ऐसे एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक है। इस नई झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अंडक, इसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी अंडावरण, या हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा, द्वितीय अंडक, ठीक है। अब जो ग्राफी पुटक है ना वो फट गया, ये ग्राफी पुटक है, इसके अंदर ये द्वितीय अंडक है, अब ये ग्राफी पुटक क्या हुआ, फट गया, और इसके अंदर से ये द्वितीय अंडक का जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। अंडक को अंडाशय से मोचित करता है, तो ये अंडा जब बाहर आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अंडोत्सर्ग, ठीक है, या ओवुलेशन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब इसको भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है जैसे शुक्राणु जनन को, गुणन प्रावस्था, वृद्धि परिपक्व प्रावस्था, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं, ये मैंने स्पेशली आप लोगों की वजह से लगाया है कि सबसे पहले क्या है, प्राथमिक जनन कोशिका क्या है, ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। अब इसमें क्या हुआ, सूत्री विभाजन हुआ, सूत्री विभाजन करके क्या है कि एक मदर कोशिका से दो डॉटर कोशिका बन गए, क्या बना बच्चों, ये उगोनिया बना, ठीक है। उगोनिया से क्या बन रहा है, प्राइमरी ऊसाइट बन रहा है उगोनिया से, ठीक है। अब यहां पर क्या शुरू हुआ, अर्धसूत्री विभाजन 1, ठीक है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन 1 हुआ शुरू, फिर इससे क्या बना, इससे देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी ऊसाइट था, अब द्वितीयक ऊसाइट बना है, ठीक है। अब इसी में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन 2 दिया हुआ है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्वितीयक ऊसाइट। तो अभी एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, देखिए एक ये वाला डायग्राम भी आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन 2 है ना वो कब कंप्लीट होगा, जब अंडाणु जो है इसको शुक्राणु मिल जाएगा, ठीक है, निषेचन की जब प्रक्रिया हो जाती है तब अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों का कोई कमेंट हो, कुछ हो, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये जो मियोसिस डिवीजन है ना, ये विभाजन 2, ये कब कंप्लीट होगा, जब अंडाणु को क्या मिल जाता है, शुक्राणु मिल जाता है, और
फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तो ठीक है, तब जाकर अर्धसूत्री विभाजन 2 कंप्लीट होता है। अब इसको देखो बेटा एक बार आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम कि अंड जननी सूत्री विभाजन, फिर क्या बना प्रथम अंडक, ठीक है, फिर क्या बन रहा है इसमें प्रथम अंडक बना अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त, फिर क्या बना बच्चों द्वितीय अंडक, ठीक है, और द्वितीय अंडक से अंडाणु जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर हम अंडाणु की संरचना देखें तो इसके मध्य में क्या है केंद्रक होता है, ठीक है, इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, ये देखिए, ठीक है, और बाहर की ओर परत पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो अंडाणु पे देखिए कि चारों तरफ जो परत है वो जोना पेल्यूसिडा और बाहर की ओर जो परत है वो क्या है कोरोना रेडिएटा, ये परिपक्व अंडाणु है। और ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये शुक्राणु आ रहे हैं। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली, आंतरिक परत, जोना पेल्यूसिडा, प्लाज्मा झिल्ली से बाहर, और कोरोना रेडिएटा ऊतक कोशिकाओं से बनी बाह्य सबसे बाह्य परत होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। आई होप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अभी बेटा इसमें आवर्त चक्र रह गया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर भी कोई राय है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अपने फेवरेट ट्यूटर से कनेक्ट करें, उनसे पूछ सकते हैं। विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर, यू कैन आस्क एनी डाउट। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कोई सजेशन है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आगे आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आर्तक चक्र। बाय एवरीवन।